देखो ये ग्राफ देखा देखा लग रहा है कुछ? क्या था ग्राफ का नाम? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और शेप क्या थी? सिग्मोइड। अब ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है ना, रेड कलर की दिख रही होगी, ये जो बीच वाली लाइन है ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है ना। लेकिन इस ग्राफ से या तो ग्राफ शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में या ग्राफ शिफ्ट होगा राइट साइड में। अब लेफ्ट का पहला लेटर क्या है? एल, तो एल से ध्यान रखना ये लेफ्ट शिफ्ट होगा लंग्स में। कहाँ होगा? लंग्स में। फिर एल से ही दूसरा वर्ड याद रखो, इस शिफ्ट को हम बोलते हैं हेल्डेन शिफ्ट। क्या बोलेंगे? हेल्डेन शिफ्ट। जो दूसरा बच गया, अगर ग्राफ राइट में शिफ्ट होगा तो हम बोलेंगे राइट शिफ्ट। क्या बोलेंगे? राइट शिफ्ट। और इसका नाम है बोहर शिफ्ट या बोहर इफेक्ट। ठीक है, बोहर शिफ्ट या बोहर इफेक्ट। और ये होगा टिश्यूज में। कहाँ होगा? टिश्यूज में। पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर लेफ्ट में ग्राफ शिफ्ट हो रहा है तो लेफ्ट शिफ्ट है ना। कहाँ होगा? लंग्स में। ठीक है, नाम क्या होगा? हेल्डेन शिफ्ट या हेल्डेन इफेक्ट। अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो राइट शिफ्ट या बोहर इफेक्ट या बोहर शिफ्ट। ठीक है, कहाँ होगा? टिश्यूज में। अब इसके बारे में ही पढ़ना है। देखो, इन रिस्पॉन्स टू हाई CO2 बॉडी विल फर्स्ट डू एक्सपिरेशन। हमें क्या लगता है कि अगर हमारी बॉडी में CO2 बहुत ज्यादा होगी तो हमें यूं लगेगा CO2 ज्यादा होगी तो चलो ज्यादा ऑक्सीजन ले लेते हैं बाहर से, है ना। और बाहर से ऑक्सीजन लेंगे तो इंस्पिरेशन, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अगर बॉडी में CO2 ज्यादा होगी है तो हमें पहले एक्सपिरेशन करना पड़ेगा। एक्सपिरेशन मतलब वो CO2 बाहर फेंकनी पड़ेगी। तो जब भी CO2 ज्यादा होगी तो पहला स्टेप क्या होगा? एक्सपिरेशन, उसको बाहर फेंको। ठीक है, उसके बाद हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में हमने देखा था एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं? 4। और कितने ऑक्सीजन के एटम बाइंड कर सकते हैं? 8, है ना। अब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में हमने देखा था फेरस और फेरिक में से कौन सा प्रेजेंट था? फेरस। तो 4 क्या हो गया? Fe2 पॉजिटिव 4 हो गए। ठीक है, इनके साथ कितने O2 बाइंड कर सकते हैं? 4। अब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ना 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती है। ये तुम्हें बायोमोलिक्यूल्स में भी बताया था। ठीक है, हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन कितनी? 2। और बीटा चेन भी कितनी? 2। ठीक है, अब ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन। और उस प्रोटीन के आगे हीम लगा हुआ है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कुछ आया बायोमोलिक्यूल्स याद, है ना। तो हीमोग्लोबिन में क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है और उसके आगे लगा हुआ है प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम। ठीक है, तो हीम के अंदर क्या है? Fe2 पॉजिटिव। अब देखो, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है हमें पता है आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितना होगा? 97%। और प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कितना होगा? 3%। अब जब भी क्वेश्चन पूछे ना प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट तो वो साथ में डिसॉल्व्ड स्टेट लिखेगा। जब डिसॉल्व्ड स्टेट लिखे तभी तुम आंसर कितना दोगे? 3%, चाहे CO2 का हो चाहे ऑक्सीजन का हो। तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है आरबीसी के थ्रू 97%, प्लाज्मा के थ्रू इन डिसॉल्व्ड स्टेट 3%। अब देखो, हमने एक लाइन पढ़ी थी कि एक हेल्दी पर्सन में ना 12 to 16 ग्राम, अच्छा हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कोई भी एक हेल्दी इंसान है वो 12 से 16 टाइम रेस्पिरेटरी रेट है उसका। 12 to 16 टाइम्स क्या है उसका? रेस्पिरेटरी रेट। अब तुमने सुना होगा लोग यूं कहते हैं मेरे अंदर तो 12 ग्राम खून है, 11 ग्राम खून है, 10 ग्राम खून है, यूं बोलते हैं ना लोग। तो वो खून नहीं होता, वो ब्लड नहीं होता, वो हीमोग्लोबिन का बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं? हीमोग्लोबिन का। तो एक नॉर्मल इंसान में हीमोग्लोबिन जो होता है वो 12 से 16 ग्राम होता है। कितना होता है? 12 से 16 ग्राम। लेकिन वो होता है पर 100 ml। ये जो 12 से 16 ग्राम हम देख रहे हैं ये 100 ml ब्लड में देख रहे हैं। कितने ब्लड में देख रहे हैं? 100 ml ब्लड में देख रहे हैं। तो 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। अब देखो, जो नॉर्मल डाटा है वो क्या है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.3 ml O2 होती है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी O2? पढ़ना नहीं तो बाहर जाओ। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितनी O2 होती है? 1.34 ml। अब नॉर्मली अगर इसका बीच की वैल्यू 1 ले ले तो 15 ग्राम ले ली हमने नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, अब 15 ग्राम में कितनी O2 होगी? इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली कितनी आई? 20 ml O2। कितनी आई? 20 ml O2। मतलब नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे अंदर 100 ml ब्लड में
अब ये जो हमारा 12 से 16 ग्राम था, कितने ब्लड में था? 100 ml में। नॉर्मल हमने यहाँ से एक वैल्यू कितनी ले ली? 15, मतलब 15 ग्राम कितने ब्लड में है? 100 ml ब्लड में, है ना। तो यहाँ 15 ग्राम की जगह मैं 100 ml लिख सकती हूँ, यानी 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन कितने ml है? 20 ml। 100 ml ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है? 20 ml। तो अगर मैं मेरा 100 ml ब्लड निकालूंगी ना, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी मिलेगी? लगभग 20 ml मिलेगी। ये आई बात तुम्हें समझ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? 100 ml ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है? 20 ml। कितनी है? 20 ml। अब जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में हम क्या देख रहे थे? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, की हीमोग्लोबिन के साथ अगर एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, बाकी तीनों जगह खाली है, तो हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेट हुआ है? 25%। कितना सैचुरेट हुआ है? 25%। अगर 2 ऑक्सीजन जुड़ी है तो कितना सैचुरेट हुआ है? 50%। 3 जुड़ी है तो 75%, और 4 जुड़ गई तो 100% सैचुरेट हो गया हीमोग्लोबिन। यही देख रहे हैं उस ग्राफ में हम। तो ये हम निकाल कैसे रहे हैं? नंबर ऑफ O2 अटैच्ड विद हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन के साथ कितने O2 अटैच हुए। मान लो एक ही O2 अटैच हुई हीमोग्लोबिन से, और हो कितनी सकती हैं टोटल अटैच? 4। तो 1/4 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे कितनी अटैच हुई है और कितनी अटैच हो सकती हैं, उसको डिवाइड करके इंटू 100 परसेंटेज निकल जाएगा कि हीमोग्लोबिन इतना सैचुरेट हुआ है। तो देखो, अब हमें एनसीईआरटी के ग्राफ को कंपेयर करना होगा इसके साथ। जैसे अगर एक ऑक्सीजन बाइंड किया तो कितना निकल गया? 25%। अब पॉइंट ए देखना, ग्राफ में तुम्हें पॉइंट ए दिखाऊंगी, वो देखना ध्यान से। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखनी है तुम्हें। देखो इस ग्राफ में ये ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताओ लगभग कितना है? 100 से थोड़ा सा कम है, तो हमने ले लिया 98। 100 से थोड़ा सा कम है ना, तो ए पॉइंट पे कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर? 98। और यहाँ पे देखो कितने परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रखा है? 100%। कितने परसेंट सैचुरेटेड है? 100% सैचुरेटेड है। मतलब हीमोग्लोबिन पे चारों साइड क्या लगी हुई है? ऑक्सीजन लगी हुई है, तभी तो वो 100% सैचुरेट हुआ ना। तो पॉइंट ए की स्टडी हमें करनी है। देखो पॉइंट ए पे क्या है? पॉइंट, अब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ पे होगा? लंग्स में। मतलब पॉइंट ए कहाँ पे है? लंग्स में। पॉइंट ए कहाँ पे है? लंग्स में। वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 98, और कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रखा है? 100%। तो अगर ये डाटा दिया हुआ है और पॉइंट ए लिखे, तो पॉइंट ए से तुम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो देख के कि कितने हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रखे हैं? 4। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन के साथ कितने ऑक्सीजन बाइंडेड है? 4। तो तुम्हें ना ग्राफ में वो ए पॉइंट लिख के देगा और पूछेगा कि बताओ इस पॉइंट पे कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं हीमोग्लोबिन से, तो कितने? 4। ये देख के बता देना कि 100% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रखा है, मतलब 4 जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हमें देखना पॉइंट बी। पॉइंट बी कब है? पॉइंट बी है जब हम रेस्ट पे होंगे। ठीक है, पॉइंट बी कहाँ पे? जब हम रेस्ट पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, देखो ये है पॉइंट बी। पॉइंट बी पे बताओ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40। और कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रखा है? 75%। कितना सैचुरेट हो रखा है? 75% सैचुरेट हो रखा है। अब जैसे मान लो मैं ना रोज 2 रोटी खाती हूँ, ठीक है, अब मैंने 1 रोटी खा ली, मतलब मेरा कितना सैचुरेशन हो रखा है? 50% हो रखा है। और जगह कितने की है? 50 है ना, जगह कितने की है? 50% की जगह, मतलब 1 की और जगह। अब हीमोग्लोबिन सैचुरेट कितना हो रखा है? 75% सैचुरेट हो रखा है, तो जगह कितने की है? 25% की। और 25% का मतलब क्या होता है? कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर सकती हैं? 1। कितनी ऑक्सीजन बाइंड कर सकती हैं? 1। मतलब बाहर से ये हीमोग्लोबिन सिर्फ कितनी ऑक्सीजन लेगा? 75%। तो वो सैचुरेटेड है, उसके साथ ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन तो बाइंडेड है। जगह सिर्फ कितने की है? 1 की। मतलब बाहर से वो कितनी ऑक्सीजन लेगा? 1। तुम खुद सोचो, अगर तुम रेस्ट पे हो तो तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है या कम की जरूरत है? कम की, है ना। रेस्ट पे है तो बाहर से सिर्फ कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 1, है ना। तो अब बी पॉइंट देखना हमें। बी पॉइंट कहाँ पे है? रेस्ट पे, है ना। तो देखो बी पॉइंट है रेस्ट पे, ए पॉइंट कहाँ पे था? लंग्स में।
ठीक है। अब बी पॉइंट पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 और हीमोग्लोबिन कितना सैचुरेटेड है 75%। मतलब ऑलरेडी उसके साथ कितने ऑक्सीजन अटैच्ड हैं 3 ऑक्सीजन उसके साथ अटैच्ड है। तो यहां से हम क्या समझे, अब तुम बताओ 100 ml ब्लड में कितनी ml ऑक्सीजन थी 20 ml। कितनी ml ऑक्सीजन थी 20 ml। अब 20 ml का 75% कितना हुआ 15 ml। कितना हुआ 15 ml। मतलब ये 15 ml तो ब्लड में ही रहेगा। क्यों रहेगा ब्लड में, क्योंकि ये तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी अटैच्ड है। बाहर से हमने सिर्फ कितनी ऑक्सीजन ली एक, वो हमें कहां तक पहुंचाने, बाहर से हम ऑक्सीजन क्यों ले रहे, ताकि हम टिश्यूज तक पहुंचा सके। समझ रहे हो, ऑक्सीजन की जरूरत किसको है, टिश्यूज को है काम करने के लिए, ग्लूकोज वगैरह को तोड़ने के लिए। तो बाहर से हमने सिर्फ कितनी ऑक्सीजन ली एक, ताकि वो हम टिश्यूज तक पहुंचा सके। तो जो 75% है 20 ml का 75% 15 ml, 15 ml तो अब भी ब्लड में ही रहेगा। टिश्यूज तक हमें सिर्फ पहुंचाना है 25%। 25% कितना होगा 5 ml। 15 ml अगर ब्लड में रह गया तो बच गया कितना 5 ml। यही तो पढ़ा था हमने एनसीईआरटी में कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब रेस्ट पे 100 ml ब्लड टिश्यूज तक कितनी ऑक्सीजन पहुंचाता है 5 ml। कितनी ऑक्सीजन पहुंचाता है 5 ml। और ब्लड में कितनी रहेगी 15 ml। ब्लड में कितनी रहेगी 15 ml। ब्लड में 15 ml रहेगी, टिश्यूज तक पहुंचा देंगे 5 ml। ठीक है, क्योंकि रेस्ट पे तो टिश्यूज को बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत है ना। तो कितनी ऑक्सीजन पहुंचाई रेस्ट पे 5 ml पहुंचा दी। ठीक है, 25%। या तो ये बोलेगा 5 ml या 25%। ब्लड में पूछे तो 75% या 15 ml। अब बात आती है पॉइंट सी की। पॉइंट बी के नीचे ही ग्राफ में क्या है पॉइंट सी। अब पॉइंट सी में जब हमने देखा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर तो वो था 30। ठीक है, और परसेंटेज सैचुरेशन है ग्राफ में, वैल्यू देखोगे ना तो परसेंटेज सैचुरेशन मिलेगा 50। मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑलरेडी कितने ऑक्सीजन बाइंडेड है 2 बाइंडेड है। जगह कितने की है 2 की। मतलब बाहर से हम कितना लेंगे 2। अब बाहर से हम 2 लेंगे, टोटल हमारे पास 100 ml में कितनी ऑक्सीजन है 20 ml है ना। हम 50% तो हमें ब्लड में ही रखनी है और 50% टिश्यूज को देके आनी है। 50% कितना होगा 20 का 10 ml। मतलब 10 ml तो ब्लड में ही रहेगा और 10 ml टिश्यूज तक पहुंचाना है, बस ये होगा। ठीक है, अब पॉइंट ए था हमारा लंग्स में, पॉइंट बी था हमारा रेस्ट पे, और पॉइंट सी हमारा माइल्ड एक्सरसाइज के टाइम, जब हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं तो टिश्यूज तक हम पहुंचाएंगे 10 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। पर 100 मिलीलीटर ब्लड कितनी ऑक्सीजन लेके जाएगा 10 ml। ठीक है, तो यही बताया गया है कि हेयर आउट ऑफ 20 ml 10 ml तो रहेगा ब्लड में यानी 50% और 10 ml जाएगा टिश्यूज के पास। ठीक है, और ये बात कहाँ पे हो रही है माइल्ड एक्सरसाइज में। तो ग्राफ में पॉइंट्स दे देगा तुम्हें, ए पॉइंट है लंग्स में, बी पॉइंट है रेस्ट पे, सी पॉइंट है माइल्ड एक्सरसाइज में। अब आ जाओ, तुम बहुत भयंकर एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होगी या कम ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट पे जब हमने ग्राफ में देखा तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था 20 और सैचुरेशन कितना है ऑलरेडी हीमोग्लोबिन का 25%। मतलब हमारे ब्लड में सिर्फ 25% ऑक्सीजन है, तो बाहर से कितनी चाहिए 75%। कितनी चाहिए 75%। मतलब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा सेकंड केस का, है ना। 15 ml तो भेजेंगे टिश्यूज के पास और 5 ml रखेंगे ब्लड में हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो यही बताया गया कि ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो 5 ml तो रहेगी ब्लड में और 15 ml भेजेंगे टिश्यूज तक। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो राइट शिफ्ट मतलब कौन सा इफेक्ट बोर इफेक्ट कहाँ पे होगा टिश्यूज में। लेफ्ट शिफ्ट में एल से याद रखना हेल्डेन इफेक्ट कहाँ होगा लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो लंग्स में क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। जबकि यहाँ पे राइट शिफ्ट कहाँ हो रहा है टिश्यूज में, तो टिश्यूज में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीजन अलग और हीमोग्लोबिन अलग। ठीक है, अब ये बात देखो टिश्यूज में, तुम बताओ मेरे को ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा टिश्यूज में कम होगा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम। बाकी जो तीनों फैक्टर हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H पॉजिटिव और टेम्परेचर, ये तीनों हाई होंगे। उल्टे होते हैं ना ये उसके,
तो अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है तो ये तीनों फैक्टर हाई। अब केमिस्ट्री में तुम पढ़ते हो अगर H पॉजिटिव हाई है तो pH लो। तो क्वेश्चन ये आता है कि बताओ राइट शिफ्ट जो है बोर शिफ्ट वो pH कम होने पे आता है या pH ज्यादा होने पे आता है? pH कम होने पे। जब हमारी बॉडी का pH कम होगा तो कौन सा शिफ्ट होगा? राइट शिफ्ट। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट pH याद ना रहे तो कैसे याद रखोगे? बोर इफेक्ट हो रहा था टिश्यूज में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम, ऑक्सीजन का कम तो बाकी तीनों फैक्टर ज्यादा, पार्शियल प्रेशर CO2 का, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा तो pH कम, यानी बोर इफेक्ट में pH कम है। अब इसके साथ साथ एक और वर्ड आता है BPG। क्या है? BPG। BPG होता है बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोर इफेक्ट जब होगा तो इसकी अमाउंट ज्यादा होगी। क्या होगी? इसकी अमाउंट ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ जो तुमने पढ़ा है ना हेल्डेन इफेक्ट में सब इसका उल्टा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हेल्डेन इफेक्ट कहाँ हो रहा है? लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होगी ना तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, बीपीजी कम, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम, टेम्परेचर कम, H पॉजिटिव कम तो pH ज्यादा। ठीक है, चलो रफ नोटबुक निकालो, करना भावना एक बार कर दो भूमिका। बताओ A पॉइंट कहाँ पे है? लंग्स। B पॉइंट पॉइंट ठीक है, तुम्हारा तो B पॉइंट ही रहेगा हमेशा। अब देखो अगर प्लाज्मा के अंदर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो वो अगर पूछे CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है O2 की, अब तुमने पढ़ा था CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है O2 की, CO2 की कितनी 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है ना। तो अब जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है कंसंट्रेशन भी उसी की ज्यादा मिलेगी, है ना। तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा CO2 की है तो प्लाज्मा में कंसंट्रेशन भी ज्यादा CO2 की होगी। तो अगर पूछे प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बताओ CO2 की ज्यादा है O2 की? CO2। ठीक है, मैं भेजोगे ना? बिल्कुल। अब देखो तुमने पढ़ा था स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो है हमने देखा था वो मेजर कर सकता है हमारा रेस्पिरेटरी रेट। क्या मेजर कर सकता है? हमारा रेस्पिरेटरी रेट। लेकिन दो चीजें ऐसी हैं जो स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता। पहली बात रेजिडुअल वॉल्यूम और दूसरा तीन है टोटल, FRC और TLC। FRC क्या था? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और TLC क्या था? टोटल लंग कैपेसिटी। तो तीन चीजें स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर सकता। पहला रेजिडुअल वॉल्यूम, दूसरा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और तीसरा टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अब उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी अगर पूछे, जैसे तुमने ना कई बार सुना होगा कि गाड़ी में नहीं सोना चाहिए रात को, है ना, और किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को, है ना, ये सुनते हैं हम। तो होगा क्या कि जैसे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से पता है किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये तो हमें पता है, इसमें CO2 की ज्यादा है, पर सबसे ज्यादा होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो अगर ये तीनों गैस प्रेजेंट है ना इस रूम में मान लो, तो सबसे जल्दी हमारे ब्लड से हीमोग्लोबिन से कौन बाइंड करेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से बाइंड करती है तो हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, हो सकती है क्या? हो ही जाएगी। ठीक है, हाँ, इसीलिए गाड़ी में सोना नहीं चाहिए। हाँ, ठीक है, तो तीन गैस हैं सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कार्बन मोनोऑक्साइड की, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एंड देन ऑक्सीजन की। अगर ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये बाइंड करेगा तो कार्बमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है तो कार्बमीनो हीमोग्लोबिन बनता है, और ऑक्सीजन बाइंड करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, अब रेजिडुअल वॉल्यूम में ना हमने एक चीज देखी थी कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि हमने फोर्सिबल एक्सपीरेशन किया, मतलब जितना हम एयर बाहर फेंक सकते थे उतनी हमने बाहर
फेंक दी, उसके बाद भी जो लंग्स में बच गया वही तो क्या था हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो वो क्यों बचता है लंग्स के अंदर, ताकि हमारी जो एल्वियोलाई है वो कोलैप्स ना कर जाए, ठीक है। अगर उनके अंदर एयर नहीं होगी तो वो पिचक जाएंगे ना, जैसे गुब्बारा है बलून, उसमें से हवा निकालते तो पिचक जाता है ना, तो एल्वियोलाई भी कोलैप्स हो सकती है, उसको कौन बचाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये तो तुम्हें पता है, ब्रीदिंग में जस्ट गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, पर रेस्पिरेशन में क्या होगा, उस O2 का यूज किया जाएगा टू ब्रेक द ग्लूकोज एक्सेट्रा, मतलब जो भी फूड है उसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है। अब कल एक क्वेश्चन भेजा था मैंने तुम्हारे पास, उस क्वेश्चन में क्या था कि टोटल अमाउंट पूछा था उन्होंने, है ना, टोटल अमाउंट कितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा बाय प्लाज्मा, उसने ये नहीं बोला बाय इन डिसॉल्व्ड स्टेट, अगर डिसॉल्व्ड स्टेट में बोलता तो कितना होता 7%, उसने बोला टोटल कितना CO2 ट्रांसपोर्ट होगा बाय प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर मैंने तुम्हें बताया था थोड़ा बहुत अमाउंट कार्बोनिक एनहाइड्रेज का प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होगा तो वहां पे CO2 और वाटर कन्वर्ट हो जाएंगे बाइकार्बोनेट में, और बाइकार्बोनेट के थ्रू कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है 70%, तो 70% तो बाइकार्बोनेट के थ्रू और 7% प्लाज्मा के थ्रू इन डिसॉल्व्ड स्टेट, तो टोटल कितना होगा 77%। तो 4 नंबर तुम्हारे टेस्ट में पक्के हो गए, ठीक है। अब एक ये भी है, ये और देख लो, देखो टिश्यूज में क्या प्रेजेंट है CO2, है ना। अब टिश्यूज से ये CO2 उठा के लेके जाएगा ब्लड, कौन उठा के लेके जाता है, ब्लड। ब्लड मतलब क्या है उसमें RBC। अब RBC के अंदर हमें पता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ना, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा, इस CO2 को वाटर के साथ मिला के बना, देखो टिश्यूज के अंदर क्या प्रेजेंट है CO2। अब CO2 को कौन लेके जाएगा, ब्लड, कौन लेके जाएगा, ब्लड। ब्लड में क्या प्रेजेंट है RBC। अब RBC के अंदर होता है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये इस CO2 और वाटर को मिला के बनाएगा H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में टूटेगा HCO3 1 नेगेटिव और H पॉजिटिव में। अब RBC के साइड में होता है प्लाज्मा, क्या होगा प्लाज्मा, तो ये HCO3 1 नेगेटिव है ना, ये RBC से निकल के प्लाज्मा में चला जाता है, कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है Na पॉजिटिव सोडियम आयन, Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव मिलके बनाते हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब यहाँ पे HCO3 1 नेगेटिव चला गया तो नेगेटिव चार्ज कम नहीं हो गया, है ना, आयन स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से अंदर आएगा Cl नेगेटिव, कौन आएगा अंदर Cl नेगेटिव। और अब RBC में ऑलरेडी प्रेजेंट है K पॉजिटिव, तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलके बनाएंगे KCl, क्या बनाएंगे KCl। तो यहाँ ध्यान से देख के बताओ, सिर्फ 2 आयन का एक्सचेंज हो रहा है, HCO3 नेगेटिव बाहर जा रहा है और Cl नेगेटिव अंदर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं Cl नेगेटिव HCO3 1 नेगेटिव एक्सचेंज, क्या बोलेंगे, एक्सचेंज ऑफ HCO3 1 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, और इसी को बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट, क्या बोलेंगे क्लोराइड शिफ्ट। तो तुमने 3 शिफ्ट देखे, हेल्डेन शिफ्ट, बोर शिफ्ट और क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्या है, HCO3 1 नेगेटिव प्लाज्मा में जाएगा, प्लाज्मा से Cl नेगेटिव अंदर आएगा, बस तुम्हें ये ध्यान रखना, ये क्या है क्लोराइड शिफ्ट, जिसमें एक्सचेंज हो रहा है बस 2 चीजों का, HCO3 1 नेगेटिव का और Cl नेगेटिव का। क्लोराइड शिफ्ट का एक और नाम है हैमबर्गर्स फिनोमेना, बर्गर खाते हो ना, वहां से याद रख लो, क्या है नाम, हैमबर्गर्स फिनोमेना, ठीक है, हेल्डेन इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट और हैमबर्गर्स फिनोमेना। अब तुम्हारा जो ये है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में 2 नाम याद रखना, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, क्या याद रखोगे, सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस, ये 2 ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर हैं जो हो सकते हैं इसकी वजह से, ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या था, फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन हो रहा था, ठीक है, और ये जो प्रोलिफरेशन होता है ये होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। तो अगर ऑप्शन में आता है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो प्रोलिफरेशन किसका होगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है।
ये देखो, जो प्लूरल मेम्ब्रेन थी, प्लूरल मेम्ब्रेन कौन सी थी? लंग्स के अराउंड जो मेम्ब्रेन थी उसका नाम क्या था? प्लूरा। क्या था नाम? प्लूरा। और प्लूरा सिंगल लेयर्ड थी या डबल लेयर्ड? डबल लेयर्ड, मतलब एक उसमें आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होगी। तो जो आउटर लेयर है ना प्लूरल मेम्ब्रेन की, उसका नाम है पेराइटल प्लूरा। क्या है नाम? पेराइटल प्लूरा। और अंदर वाली लेयर का नाम है विसरल प्लूरा। अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? विसरल प्लूरा। अगर हम हमारे थोरैसिक चैम्बर को पंचर कर देना तो कोई भी ब्रीदिंग नहीं होगी। ठीक है, थोरैसिक चैम्बर को पंचर करेंगे तो कोई भी ब्रीदिंग नहीं होगी, क्योंकि थोरैसिक चैम्बर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं हमारे लंग्स। क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे लंग्स। ठीक है, इसकी आई डोंट थिंक तुम्हें जरूरत है। अच्छा, ये देखो, इंस्पिरेशन मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा या अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमेशा सेम रहता है, 760 mm ऑफ Hg। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। तो देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm ऑफ Hg। तो जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होगा, मतलब लंग्स के अंदर का प्रेशर, वो होगा इससे दो कम मतलब 758। अब अंदर का प्रेशर कम है, प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज्यादा। ठीक है, तो एयर अंदर आ जाएगी। अब इंस्पिरेशन में हमें पता है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बिकम फ्लैटेंड फ्रॉम डोम शेप्ड। डायफ्राम की जो नॉर्मल शेप होती है ना, वो डोम जैसी होती है। कैसी होती है? डोम जैसी। पर इंस्पिरेशन में जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाएगा? डायफ्राम फ्लैट इंस्पिरेशन में। ठीक है, अब एक और बात बताई थी एनसीईआरटी ने कि इंस्पिरेशन में क्या होगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट की तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है ना इंस्पिरेशन, ये प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस। अगर मेरे को किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उस चीज में एनर्जी लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी, एनर्जी लगेगी, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस? एक्टिव प्रोसेस। तो इंस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस। पर एक्सपिरेशन में देखो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अब भी 760, पर लंग्स के अंदर का प्रेशर अब 2 ज्यादा होगा। 2 ज्यादा मतलब कितना हो गया? 762। तो अब अंदर का प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। यहाँ पे हमें पता है डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। रिलैक्स होगा तो वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। कैसी थी उसकी शेप? डोम शेप। तो वापस से अपनी शेप में आ जाएगा। ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी यहाँ पे रिलैक्स हो जाती हैं। इधर भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगी और इधर भी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगी। ठीक है, मेरे को ऐसा याद आ रहा है लेक्चर में शायद इधर मैंने इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोल दी। ठीक है, तो दोनों साइड कौन सी मसल होगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगी। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी? रिलैक्स। अब अगर हमें रिलैक्स होना है तो रिलैक्स होने में एनर्जी लगती है या नहीं लगती? नहीं लगती। तो मतलब एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है, जबकि इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। अगर हम फोर्स अब देखो, नॉर्मल एक्सपिरेशन तो कैसी प्रोसेस है? पैसिव। लेकिन अगर हम जबरदस्ती फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ने लग जाए तो वो प्रोसेस होगी एक्टिव, मतलब उसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन तो पैसिव प्रोसेस, पर फोर्स्ड एक्सपिरेशन एक्टिव प्रोसेस, मतलब उसमें एनर्जी लगेगी। ठीक है, ये देखो, डायफ्राम की जो मसल होती है ना, उस मसल का नाम है फेरिंक मसल। क्या नाम है? फेरिंक मसल। PHRENIC। ठीक है, डायफ्राम की मसल का नाम क्या है? फेरिंक मसल। ठीक है, अब उसके बाद जो पल्मोनरी वर्ड होता है, ये तो तुम्हें पता है, पल्मोनरी वर्ड का मतलब क्या है? लंग्स। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, उस रेस्पिरेटरी पैसेज को 2 टाइप से डिवाइड किया हुआ है, एक स्ट्रक्चरली और एक फंक्शनली। स्ट्रक्चरली, फंक्शनली तो तुम्हें पता है, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन, है ना। लेकिन
स्ट्रक्चरली ये डिवाइडेड होगा अपर रेस्पिरेटरी रीजन में और लोअर रेस्पिरेटरी रीजन में। अपर रेस्पिरेटरी रीजन में आ जाएगा तुम्हारा नाक, नोज, नेजल कैविटी और फेरिंक्स, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी रीजन में आएगा लैरिंक्स, ट्रैकिया और लंग्स। अब जो दोनों लंग्स होते हैं ना, उन दोनों लंग्स के बीच का स्पेस होता है मीडियास्टिनम। क्या होगा स्पेस का नाम? मीडियास्टिनम। अब जो तुम्हारा राइट वाला लंग होता है, उस राइट वाले लंग के जस्ट नीचे लीवर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होगा? लीवर। अब जैसे मेरे इस हाथ के नीचे अगर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, कुछ भी प्रेजेंट है, तो ये हाथ ऊपर नहीं उठ जाएगा। मतलब ऊपर वैसे तो साइज में तो क्या हो जाएगा? छोटा, लेकिन वॉल्यूम इसका बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर किसी चीज को मैं नीचे से दबा दूं तो साइज तो उसका छोटा हो गया, पर इधर से वॉल्यूम बढ़ गया। तो राइट लंग जो है वो लेफ्ट लंग से साइज में तो छोटा होता है, पर वैसे वॉल्यूम में बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे क्या प्रेजेंट है? लिवर प्रेजेंट है। तो राइट लंग जो है उसके नीचे प्रेजेंट है लिवर। इसी वजह से जो राइट लंग होता है वो छोटा होता है, लेकिन ब्रॉड होगा। ब्रॉड मतलब चौड़ा होगा। ठीक है। अब राइट लंग जो है उसे हम दो फिशर्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो टाइप से लाइन ड्रॉ करके हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं। दो सेक्शन बन सकते हैं उसके। एक सेक्शन बनेगा हॉरिजॉन्टल और एक सेक्शन बनेगा ऑब्लिक। कौन से लंग की बात कर रहे हैं? राइट लंग की। अब दो तरीके से हमने इसके सेक्शन किए, तो राइट लंग में टोटल 3 लोब बन सकते हैं। कितने लोब बन सकते हैं? 3। लोब का मतलब समझ लो 3 उसमें बॉक्स बन सकते हैं। ठीक है। तो राइट लंग में कितने लोब बनेंगे? 3। देखो, एक तो होगा सुपीरियर, सुपीरियर का उल्टा इंफीरियर, और एक हो जाएगा मिडल। फिशर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम? एक तो हॉरिजॉन्टल और एक ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब टेढ़ा। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट लंग की अगर बात करें तो लेफ्ट लंग को हम सिर्फ एक फिशर से डिवाइड कर सकते हैं, और वो है ऑब्लिक फिशर। कौन सा फिशर? ऑब्लिक फिशर। तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोब होंगे, एक सुपीरियर लोब और एक इंफीरियर लोब। ठीक है। अब जो लेफ्ट लंग होता है ना, उस लेफ्ट लंग में एक छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस का नाम है कार्डियक नोच। क्या नाम है? कार्डियक नोच। कार्डियक वर्ड हार्ट से रिलेटेड होता है ना? तो उस कार्डियक नोच से ही अटैच होगा हमारा हार्ट। जब हार्ट पढ़ेंगे ना, तो हार्ट में क्या देखेंगे हम कि हार्ट हमारा थोड़ा सा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो कहाँ प्रेजेंट होगा? लेफ्ट लंग की तरफ। ठीक है। उसमें कार्डियक नोच प्रेजेंट है। ठीक है। चलो कर दो भाई।